हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेल का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले हमने लेक्चर 1 और 2 में सेल का आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास 2 लेक्चर के अंदर हम आधे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। ठीक है, अब हम देखेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से अपना वर्क करता है। पर उसके पहले एक छोटी सी चीज़ अपन डिस्कस करते हैं कि भाई जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सब ऑर्गेनल्स के पास क्या है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ये बात कंफर्म है, बस राइबोसोम को छोड़ के। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है किसकी बनी होती है, लिपिड की। और हमने कल देखा कि लिपिड में भी किस तरह का अरेंजमेंट होता है, बाइलेयर, जिसमें टेल रहती है अंदर की साइड पर और हेड रहते हैं किधर, बाहर की साइड पे। तो पहले अपन इस चीज को यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट ऑल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ, सॉरी, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बेटा सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कैसे होंगे, मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लिपिड भी कैसा, बाइलेयर। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब बेटा देखो, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमको क्या देखना है, बेसिकली हमें पढ़ना तो ऑर्गेनल्स ही है। पर बेटा यहाँ पे जो ऑर्गेनल्स है वो साथ में मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन में अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज ऑर्गेनल विद मेम्ब्रेन प्लस वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो सेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गेनल हैं, क्या सबके सब कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, नहीं। बट क्या सबके पास मेम्ब्रेन होगी, हाँ। किसको छोड़ के, राइबोसोम को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें देखना है कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वो ऑर्गेनल्स हैं, सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ईआर। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्जी बॉडी। फिर हमारे पास है यहाँ पर वैक्यूल, सॉरी वैक्यूल नहीं, वेसाइकल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वेसाइकल और है लाइजोजोम। तो बेटा ये जो चारों हैं, ठीक है, ये जो चारों हैं साथ में मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब कुछ और ऑर्गेनल्स है जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। नॉट पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो बेटा इसके अंदर कौन कौन होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब इसके अलावा जो बचे हुए हैं उनको उधर लिख दो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और है हमारे पास पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम क्या होता है, पेरोक्सिसोम होता है माइक्रो बॉडीज। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की, कि इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होंगे उनके पास मेम्ब्रेन होना चाहिए और वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करनी चाहिए। हमें इनको पहले पढ़ना है, सबसे पहले ईआर, फिर गोल्जी बॉडी, वेसाइकल और लाइसोसोम, और किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं, अब हम इसको समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आ चुका है ईआर। ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा ईआर को सबसे पहले हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर हमारा डायग्राम क्लियर हो जाएगा तो इसकी थ्योरी तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया न्यूक्लियस। अब बेटा देखो, ये जो न्यूक्लियस की वॉल है या फिर जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इससे जुड़ा हुआ है कौन, ईआर। ये भी ईआर है, ये भी ईआर है और ये भी ईआर है। पर देखो इनकी शेप क्या है, डिफरेंट है। जैसे मैं अगर इसकी बात करूं तो इसकी शेप को हम कहते हैं सिस्टर्ने। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने। इस शेप को हम कहते हैं वेसाइकल, इस शेप को हम कहते हैं ट्यूब्यूल। क्लियर है, तो यानी कि ईआर की डिफरेंट शेप होती है, सिस्टर्ने, वेसाइकल और ट्यूब्यूल्स। अब बेटा इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि ये ईआर है, ये इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है और इस ईआर के ऊपर मैंने ये राइबोसोम अटैच कर दिए। ठीक है, ईआर के ऊपर क्या किया मैंने, राइबोसोम को अटैच कर दिया।
तो बेटा अब इस चीज़ को समझना, अगर मैं यहाँ पे इसकी सरफेस पे राइबोसोम को अटैच कर देता हूँ तो इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ। ठीक है, इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी। तो बेटा इस वाले ER को हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है राइबोसोम। वहीं चलते हैं अब इन दोनों की तरफ। ये क्या है, ER की डिफरेंट शेप, वेसाइकल और ट्यूब्यूल। अब बेटा इनकी सरफेस पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे राइबोसोम किसा है, एब्सेंट है। तो इसकी सरफेस कैसी हो जाएगी, स्मूथ। तो इसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला डिफरेंस इनके बीच में क्लियर है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम एब्सेंट है। अब बेटा इसमें आगे चलते हैं हम कि ये जो राइबोसोम है इनका मेन वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इनका मेन वर्क क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब एक चीज बताओ, राइबोसोम किसके पास प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। वही मैं बात करूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ कोई राइबोसोम नहीं है, तो यहाँ पर कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये बना लिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसकी सरफेस पे मैंने ये बना दिए राइबोसोम। ठीक है, इसकी सरफेस पे मैंने ये बना दिए हैं राइबोसोम। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक तो स्मॉल और एक लार्ज। ठीक है, ये कौन सी है, ये है लार्ज, और ये कौन सी है, स्मॉल। अब देखो क्या होगा कि जो राइबोसोम है इस तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आके जुड़ा हुआ है, कौन सी वाली यूनिट जुड़ी हुई है, लार्ज यूनिट। यहां पर प्रेजेंट होता है ये mRNA। अभी देखो सब पढ़ेंगे अपन mRNA कैसे आया, किस तरह से अपना काम कर रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ समझना कि जो लार्ज सब यूनिट है किससे जुड़ी हुई है, इस ER की सरफेस से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आया mRNA। ठीक है, यहाँ पर कौन आया, ये mRNA। तो बेटा देखो अब यहाँ पे जो लार्ज सब यूनिट है किस पे जुड़ी हुई है, इस ER की मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे ये प्रोटीन को बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, अमीनो एसिड की एक चेन बनाना स्टार्ट कर देगा। ये इसने अमीनो एसिड की चेन बनाई और ये इधर अंदर की साइड पे आ गई। अब देखो क्या होना है, यहाँ पे ये अमीनो एसिड की जो चेन है इसकी यहाँ पे क्या होगी, फोल्डिंग होगी। ये इस एंड से दूसरे एंड पे मूव करेगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड, और ये एक एंड से किधर मूव कर गया, दूसरे एंड पे मूव कर गया। ये सेम चीज कहाँ हो रही है, यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये आ गया हमारे पास पॉलीपेप्टाइड, और ये एक एंड से किधर मूव करेगा, दूसरे एंड पे। अब बेटा दूसरे एंड पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस प्रोटीन को या फिर इस पॉलीपेप्टाइड को यहाँ से भेजना है कहाँ, गोल्जी बॉडी तक। ठीक है, कहाँ पे भेजना है मुझे इसे, गोल्जी बॉडी पे। तो कैसे भेजें, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यहाँ पे मुझे बनानी पड़ेगी एक वेसाइकल। ये जो मेम्ब्रेन है ER की, ये यहाँ पे एक वेसाइकल जैसा क्या बनाएगी, स्ट्रक्चर बनाएगी। तो चलो बना देते हैं। ये एक वेसाइकल जैसा यहाँ पे क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, और इसके अंदर ये प्रोटीन आ गया। फिर बेटा जैसे ये प्रोटीन इसके अंदर आएगा, ये वेसाइकल यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, बर्ड ऑफ हो जाएगी, और ये वेसाइकल के अंदर कौन है, प्रोटीन है। अभी ये प्रोटीन किसी काम का नहीं है, इमेच्योर प्रोटीन है। इसको पहले मैच्योर कराना पड़ेगा, मॉडिफाई कराना पड़ेगा। तो मुझे इसे कहाँ भेजना पड़ेगा, गोल्जी बॉडी के पास। इतनी चीज समझ में आई। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी डिफरेंट शेप होती है, सिस्टर्न है, वेसाइकल और ट्यूब्यूल। इसके ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जो राइबोसोम है किसका सिंथेसिस करा रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस। कैसे कराएगा कि भाई राइबोसोम की जो लार्ज सब यूनिट है किसके ऊपर आकर अटैच होगी, इस ER की मेम्ब्रेन पे, इस ER की सरफेस पे, और यहाँ से किसका सिंथेसिस करेगी, पॉलीपेप्टाइड का। ये पॉलीपेप्टाइड एक एंड से दूसरे एंड पे क्या करेगा, मूव करेगा। कैसा ही ये इमेच्योर है, अभी ये किसी काम का नहीं है।
फिर इसको हमें वेसाइकल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर वेसाइकल से इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा कहाँ तक, गोल्जी बॉडी तक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। अगर जिसको डायग्राम समझ में आ गया तो इसकी जो थ्योरी है, जो इसकी डिटेल है, वो एकदम ईजी सी है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा अगर मैं आर ई आर की बात करूं तो आर ई आर किसके कंटिन्यूएशन में है, आर ई आर किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो इन कंटिन्यूएशन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। किसके साथ ही कंटिन्यूएशन में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। फिर बेटा हम कह रहे हैं कि राइबोसोम किससे कौन सी वाली यूनिट बाइंड करती है, तो राइबोसोम लार्ज सब यूनिट, ठीक है, राइबोसोम लार्ज सब यूनिट बाइंड विद ईआर, ठीक है, बाइंड विद ईआर। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड है, जो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पे अमीनो एसिड की चेन बनी, वो मूव करती है ल्यूमन में। बेटा देखो ल्यूमन क्या होता है, ये जो इसके अंदर की खाली जगह है, जो स्पेस है, ठीक है, ये जो यहाँ पे कैविटी है या फिर स्पेस है, इसे ही हम कहते हैं क्या, ल्यूमन। और हमारी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ईआर है उसने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक तो ल्यूमिनल स्पेस और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि बेटा ये जो अंदर वाली जगह है इसे हम कह देंगे ल्यूमिनल, और जो बाहर वाली है इसे हम कह देंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। तो जो ईआर है इसने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है ल्यूमिनल, दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यहाँ हमको लिखना है कि वेसाइकल फ्रॉम, सॉरी वेसाइकल क्या, पॉलीपेप्टाइड मूव इन ल्यूमन एंड गेट फोल्डेड, ठीक है। कैसा हो जाता है ये, फोल्ड हो जाता है। फिर बेटा नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो पॉली वेसाइकल्स है वो किससे गई, ईआर से गई, वेसाइकल फ्रॉम ईआर। बेटा वेसाइकल ईआर से किधर जा रही है, गोल्जी बॉडी तक, ठीक है। वेसाइकल देखो, ये वेसाइकल है, ईआर से निकली, कहाँ पे जा रही है, इस गोल्जी बॉडी के पास, और इसमें जाके क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे फ्यूज विद गोल्जी बॉडी। बेटा अगर मैं इसकी डिफरेंट शेप की बात करूं, जैसे कि ईआर की डिफरेंट शेप, ईआर शेप्स, तो कौन कौन सी है, सबसे पहला ये वाली शेप, इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टर्न है। फिर दूसरी शेप हमारे पास ऐसी ट्यूब जैसी है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्यूब्यूल। और नेक्स्ट है हमारे पास ऐसी सर्कुलर शेप, जिसे हम क्या कहेंगे, वेसाइकल। और अगर मैं इसके ऊपर राइबोसोम को लगा दूं तो सरफेस कैसी हो जाएगी, रफ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके ऊपर नहीं लगाऊंगा तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा देखो सिंपल क्वेश्चन आता है कि आरईआर में इन तीनों शेप में से सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सी शेप मिलेगी, तो वो कौन है, सिस्टर्न है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, रोल ऑफ ईआर। तो बेटा सिंपल सा रोल है इसका, राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। हम इसमें लिख देंगे सबसे पहला तो प्रोटीन फोल्डिंग इनसाइड ल्यूमन, ठीक है। प्रोटीन बन के आया इसके ल्यूमन में और उसने एक साइड से दूसरी साइड भेजा और उसकी क्या कर दी है, फोल्डिंग कर दी है। और बेटा आरईआर उन सेल में ज्यादा होगा जिनको प्रोटीन की नीड ज्यादा है या फिर जो ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि देखो आरईआर कैसे बना है, राइबोसोम के जुड़ने से, यानी कि उन सेल में राइबोसोम का नंबर ज्यादा है, और राइबोसोम का नंबर ज्यादा है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा है। तो हम लिख देंगे आरईआर इज हाई in cell involved in protein
सिक्रेशन, ठीक है। उन सेल में ज़्यादा होगा जिनमें ज़्यादा प्रोटीन बनता है, जो ज़्यादा प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट है SCR। SCR की फुल फॉर्म क्या होगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है? क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट है। राइबोसोम एब्सेंट है तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो प्रोटीन के अलावा कुछ और काम करेगा। क्या काम करता है? चलिए उसे देखते हैं। अब देखो बेटा, इसकी अगर मैं शेप की बात करूं तो यहां पर भी सिस्टर्ने हो सकता है, वेसाइकल, और टिब्यूल हो सकता है। पर सबसे ज्यादा कॉमन कौन होगा? ये दोनों। यहां पर राइबोसोम एब्सेंट होगा। क्लियर है इतना? अब चलिए इसमें देखते हैं इसके फंक्शन। बेटा इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन तो बना नहीं रहा तो कुछ और काम कर रहा है। तो सबसे पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, ठीक है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है ये? लिपिड का। बेटा नेक्स्ट है, ये परफॉर्म करता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन। अब बेसिकली इनका नंबर ज्यादा होता है हमारे लिवर सेल में, ठीक है। परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल। और बेटा लिवर सेल को क्या कहते हैं हम? हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट। अब देखो क्या होता है, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल या फिर ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उन टॉक्सिन्स को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो ब्लड में टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाएगा और उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में जो हिपेटोसाइट है या फिर जो लिवर सेल है, उनमें जो SCR है क्या परफॉर्म करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, उन टॉक्सिन्स को क्या करेगा? रिमूव करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ये कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी सिक्रिएट करता है, सिक्रेट क्या है? फॉर्म करता है, ठीक है, कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स को बनाता है, प्रोड्यूस सम स्टेरॉयडल जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। और बेटा ये जितने भी हॉर्मोन्स है किस में बना रही है? इन एनिमल्स में, ठीक है, इन एनिमल्स। फिर एक और चीज है कि जो हमारे पास SCR है ये स्मूथ मसल्स में, सॉरी स्मूथ मसल्स के मसल्स में प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स। मसल्स में भी क्या? सैर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मसल्स में कौन है बेटा? सैर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इट स्टोर्स कैल्शियम, इट स्टोर्स कैल्शियम, ठीक है। किसे स्टोर करता है ये? कैल्शियम को। तो ये हमारे पास चार फंक्शन हो गए किसके? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सबसे पहला लिपिड बना रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और मसल्स में, यानी कि मसल्स में कौन प्रेजेंट है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसको स्टोर कर रही है? कैल्शियम को, ठीक है बेटा। किसको स्टोर कर रही है ये? कैल्शियम को। तो यहाँ पर हमारे पास ER कंप्लीट हो गया है। ER में बस दो चीजें थी, कौन? RER और SCR। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करेगा? RER। लिपिड सिंथेसिस SCR, ठीक है। राइबोसोम किसके पास प्रेजेंट है? जिसकी सरफेस रफ है, रफ यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारे पास गोल्जी बॉडी।
अब बेटा देखो गोल्जी बॉडी कह दो या फिर इसे गोल्जी एपैरेटस कह दो, गोल्जी एपैरेटस, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसकी डिस्कवरी की बात करूँ तो इसको डिस्कवर किया था 1898 में, ठीक है। डिस्कवरी में आ जाएगा 1898 में। एक साइंटिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे कौन? कैमिलियो गोल्जी। इन्होंने इसे डिस्कवर किया। अब बेटा किस में डिस्कवर किया? तो इसका सिंपल सा है कि इन्होंने एक आउल था, ठीक है, उसका नर्व सेल या उसका न्यूरॉन लिया और उसमें इसको डिस्कवर किया। कुछ बुक्स में केट भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों कर सकते हो, आउल या फिर केट, ठीक है। इन नर्व सेल ऑफ आउल, ठीक है। आउल के नर्व सेल में से क्या किया इन्होंने? डिस्कवर किया। अब बेटा ये जो गोल्जी बॉडी है, इसको नाम मिला गोल्जी बॉडी किसके ऊपर? इस साइंटिस्ट के ऊपर है। तो याद रखना गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी नाम क्यों मिला? क्योंकि इसे डिस्कवर किया था किसने? एक साइंटिस्ट ने, नाम था कैमिलियो गोल्जी। तो उन्होंने अपना सरनेम इसको दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर। अब बेटा स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इन्हें भी हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। इन्हें भी हम क्या कहेंगे? सिस्टर्ने कहेंगे। तो हम कह देंगे यहाँ पे सिस्टर्ने, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ अकेले सिस्टर्ने नहीं होते हैं, जैसे कि वेसाइकल निकली थी किससे? ईआर से, वो वेसाइकल भी यहाँ पर आ रही है, वो भी इससे फ्यूज होगी। यहाँ पर कुछ और भी वेसाइकल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि गोल्जी बॉडी में दो शेप हमको देखने को मिल रही है जो साथ में है। कौन? सिस्टर्ने प्लस वेसाइकल। तो ये तो क्या हो गया इसका? स्ट्रक्चर क्या? शेप, ठीक है। सिस्टर्ने प्लस वेसाइकल। फिर बेटा नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो इसका ये स्ट्रक्चर है, इसमें देखो दो साइड है। एक साइड तो वो जहाँ से ये ईआर की तरफ से वेसाइकल आ रही थी, अब ये वेसाइकल आएगी और इससे फ्यूज कर जाएगी। वेसाइकल इसके अंदर गई, मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ और यहाँ से वेसाइकल बाहर आ गई मॉडिफाई होके। यहाँ से जो प्रोटीन गया था कैसे था? इमेच्योर था, वहाँ से प्रोटीन मैच्योर होके बाहर आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेनली गोल्जी बॉडी में क्या वर्क चल रहा है? मॉडिफिकेशन। अब देखो ये वेसाइकल जा रही है और इससे फ्यूज कर गई, ठीक है। वेसाइकल जा रही है और इससे फ्यूज कर गई, तो बेटा वो साइड या फिर वो साइड, ठीक है, ये वाली जो साइड है इसे हम क्या कहेंगे? सिस फेस, ठीक है। इस वाली साइड को हम क्या कहेंगे? सिस फेस। और बेटा उधर से वो मॉडिफाई होकर बाहर निकली, तो इस वाली साइड को हम क्या कह देंगे? ट्रांस फेस। फिर नेक्स्ट एक और नाम है बेटा, यहां से ये गोल्जी बॉडी सॉरी वेसाइकल इसमें जा रही है, तो इसको हम कह देंगे फॉर्मिंग फेज, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे? फॉर्मिंग फेज। और उधर से मैच्योर होके निकल रही है, तो इसे कह देंगे मैच्योरिंग फेज। या फिर एक चीज देखो, कॉन्वेक्स और कॉन्केव के भी बेसिस पर हम इसको नाम दे सकते हैं। तो बेटा ये वाली जो साइड है इसे हम कह देंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। इस वाली साइड को हम क्या कह देंगे? कॉन्वेक्स। और इधर वाले को क्या कह देंगे? कॉन्केव। तो देखो तीन तीन नाम हो गए। इस वाली साइड को क्या कह सकते हैं? सिस फेज, फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स। उस वाली साइड को ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज या फिर कॉन्केव साइड। क्लियर है इतना? जो वेसाइकल है ईआर से निकली, कौन से फेज पे जाके बाइंड होगी या फिर अटैच होगी? तो क्या है? सिस फेज। किधर से मैच्योर होकर निकलेगी? ट्रांस फेज। तो बेटा इतना क्लियर आपको हो गया होगा। अगर मैं इन सिस्टर्ने के नंबर की बात करूं, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो बेटा फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। क्या है? वेरिएबल है। और वहीं अगर मैं गोल्जी बॉडी की बात करूं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। एनिमल में तो क्या है? वेरिएबल है नंबर। पर वहीं मैं बात करूं किसकी? प्लांट सेल की, तो यहाँ पर एक सिंगल सिस्टर्ने होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसिस्टर्नल, ठीक है। और उसका नाम होता है डिक्टियोजोम। उसका नाम क्या है? डिक्टियोजोम। हम यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ सिस्टर्ने, ठीक है। नंबर ऑफ सिस्टर्ने क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है, इज वेरिएबल। और बेटा वही मैं बात करूं किसमें? प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल यूनी सिस्टर्नल स्ट्रक्चर प्रेजेंट। और बेटा इस यूनिसिस्टर्नल को क्या कहते हैं हम? डिक्टियोजोम, ठीक है। तो डिक्टियोजोम क्या है? यूनिसिस्टर्नल स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल ऑफ गोल्जी बॉडी।
क्लियर है इतना? तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो बेटा एक बात बताओ, प्रोटीन किससे निकला? ईआर से निकला, ठीक है। ईआर किसके ऊपर अटैच था? न्यूक्लियस के ऊपर। अब एक बात बताओ, कहीं से रॉ मटेरियल ला रहे हो, उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में भेजना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा खेत है, वहाँ से कोई रॉ मटेरियल निकल रहा है और मुझे उसे फैक्ट्री में भेजना है, तो मैं क्या करूँगा? फैक्ट्री को मेरे खेत के पास लगाऊंगा, जहाँ से भाई रॉ मटेरियल ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सके। तो वही केस कुछ यहाँ पर है। जो प्रोटीन है, इमेच्योर प्रोटीन ईआर से निकल रहा है और किस में जाके मॉडिफाई हो रहा है? इस गोल्जी बॉडी में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस गोल्जी बॉडी को ईआर के पास लगाना पड़ेगा। तो इसकी लोकेशन क्या हो गई? नियर टू गोल्जी बॉडी या फिर न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? नियर गोल्जी बॉडी, सॉरी नियर ईआर, ठीक है। दे फंक्शन along with ER, ठीक है। किसके साथ अपना फंक्शन कर रहे हैं? ER के साथ। सो दे आर क्लोज टू ER। अब एक चीज देखो, मैं क्या कहा मैंने? एंडोप्लाज्म सॉरी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रहे हैं। तो ER से जो निकला वो किसके पास गया? गोल्जी बॉडी के पास। तो भी देखो काम साथ में चल रहा है। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं यहाँ पे रोल ऑफ गोल्जी बॉडी। तो बेटा देखो क्या हुआ, ये जैसे गोल्जी बॉडी थी, ठीक है। यहाँ से ये वेसाइकल बाहर निकली, वेसाइकल के अंदर क्या होगा? प्रोटीन वगैरह होगा। कैसा प्रोटीन है? मैच्योर प्रोटीन। अब बेटा देखो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे यहाँ से मैच्योर प्रोटीन बाहर आया वेसाइकल्स की फॉर्म में, कुछ वेसाइकल्स को सेल के बाहर भेज दिया जाएगा, कुछ वेसाइकल को सेल के अंदर ही रखा जाएगा, और कुछ वेसाइकल ऐसी होंगी जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होगा। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो बेटा ऐसे वेसाइकल जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या कहते हैं? लाइजोसोम। क्या कहते हैं इन्हें? लाइजोसोम। तो एक चीज देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे हो रहा है सॉर्टिंग, कि किस वेसाइकल को या किस प्रोटीन को सेल के बाहर भेजना है, किसको अंदर रखना है, उसकी सॉर्टिंग यहीं पे हो रही है। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं सॉर्टिंग ऑफ वेसाइकल्स। नंबर दूसरा, किसने किसका फॉर्मेशन किया? लाइसोसोम का। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। जो इमेच्योर प्रोटीन इसके सिस फेज से आया था वो मैच्योर होकर ट्रांस फेज से निकल गया, उसका मॉडिफिकेशन हो गया है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। और बेटा मटेरियल कौन है यहाँ पर? वही इमेच्योर प्रोटीन। फोर्थ हम लिख सकते हैं क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करता है? बेसिकली मॉडिफिकेशन में इसको हम लिख देते हैं कि जो प्रोटीन था उसकी इसने मॉडिफिकेशन कर दी, किसमें? ग्लाइको प्रोटीन में। जो लिपिड था उसकी मॉडिफिकेशन कर दी, किसमें? ग्लाइको लिपिड में। तो ये इसके हमने तीन क्या देख लिए? रोल देख लिए, फंक्शन देख लिए। सबसे पहला सॉर्टिंग ऑफ वेसाइकल, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, जैसे कि प्रोटीन को ग्लाइकोलिपिड में, लिपिड को ग्लाइको प्रोटीन में। फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा रोल देखते हैं इसके। अब बेटा देखो एक्स्ट्रा रोल में हमें क्या पढ़ना है कि जैसे स्पर्म होता है, स्पर्म का जो हेड है उसमें एक पोर्शन, उसकी जो टिप पे, उसे हम कहते हैं एक्रोसोम, ठीक है। तो एक्रोसोम भी किससे बना हुआ है? गोल्जी बॉडी से। क्या कहा मैंने? स्पर्म है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये स्पर्म बना लिया। स्पर्म का जो हेड है, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये एक्रोसोम, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेटा ये भी किससे बना हुआ है? इसी गोल्जी बॉडी से। तो हम लिख सकते हैं स्पर्म हेड, यहाँ पे कौन है? एक्रोसोम। ये भी किससे बना हुआ है? गोल्जी बॉडी से, मेड बाय
गॉल्जी बॉडी। दूसरा हम कह सकते हैं जो मिडल लेमेला है, ठीक है, मिडल लेमेला हमने पढ़ा था कल। मिडल लेमेला क्या होता है, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट है जो उनको साथ में रखती है, ठीक है, उनको ग्लू करके रखती है, अटैच करके रखती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, मिडल लेमेला प्रोड्यूस बाय गॉल्जी बॉडी, मिडल लेमेला प्रोड्यूस बाय गॉल्जी बॉडी। तो ये हमारे पास इतने सारे रोल हो गए किसके, गॉल्जी बॉडी के, और हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा अब हम बात करते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बेसिकली क्या है, वेसाइकल्स है जिनके अंदर क्या फील्ड है, हाइड्रोलाइटिक या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। वेसाइकल टाइप स्ट्रक्चर हैविंग एंजाइम्स, ठीक है, हैविंग एंजाइम्स। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो बेटा लोकेशन क्या होगी, क्लोज टू गॉल्जी बॉडी, ठीक है। लोकेशन क्या लिख सकते हैं, क्लोज टू गॉल्जी बॉडी। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में ज्यादा मिलेंगे। तो देखो जो सेल ज्यादा डाइजेशन करते हो, ठीक है, जो सेल ज्यादा डाइजेशन परफॉर्म करते हो तो उनके अंदर लाइसोसोम का नंबर ज्यादा होगा। जैसे कि मैक्रोफेज, मैक्रोफेज का एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है, वो कोई भी पैथोजन वगैरह हो या फिर सेल का कोई डेड पार्ट हो, ठीक है, उसको क्या कर लेता है, एंगल्फ करके उसे डाइजेस्ट कर देता है। तो उन सेल के अंदर इसका नंबर क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। जो ज्यादा डाइजेशन करेगा उसके अंदर इनका नंबर ज्यादा होगा। तो in those cell which perform more intracellular डाइजेशन, ठीक है, ये उन सेल में ज्यादा मिलेगा जो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करे। अब बेटा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज क्या है, एक टाइप का डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड सेल है। अब बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अभी हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, क्या है, राउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेसाइकल है, एक राउंड वेसाइकल जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है। तो बेसिकली मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होगी, लिपिड की। तो यहाँ पे क्या है, लिपिड मेम्ब्रेन। लिपिड मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा बेटा, एंजाइम प्रेजेंट होगा, और एंजाइम क्या कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये यहाँ पे ऐसे एंजाइम प्रेजेंट है जिनकी पीएच लो है, ठीक है, इनकी पीएच क्या है, लो है, लो पीएच पे अपना काम करते हैं। तो लो पीएच वाले क्या है यहाँ पर, एंजाइम प्रेजेंट है। चलो मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हो गया ये एंजाइम, ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या हो गया, ये एंजाइम हो गया। कौन सा एंजाइम है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है ये, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। और ये कौन सी पीएच पे वर्क करता है, वर्क्स ऑन एसिडिक, वर्क्स इन एसिडिक पीएच। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो यानी वाटर, लाइटिक यानी तोड़ने वाला। तो ये वाटर की प्रेजेंस में चीजों को तोड़ देता है या फिर डाइजेस्ट कर देता है। तो हमने लिखा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। कौन सी पीएच पे काम करेगा ये, एसिडिक पीएच पे काम करेगा। या फिर हम इन्हें हाइड्रोलेज भी कहते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो, क्या कंटेन करता है ये, हाइड्रोलेज, ठीक है, हाइड्रोलेज। चलिए आगे चलते हैं, या फिर यही लिख लेते हैं, शो पॉलीमॉर्फिज्म,
यानी कि बेटा ये एक से ज़्यादा शेप शो करता है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि शो मोर देन वन शेप, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या कर रही है, शेप शो कर रहा है। और जो पुराने ऑर्गेनिल्स थे, ठीक है, जो सेल में पुराने, जैसे मान लो ये कोई ओल्ड ऑर्गेनिल है, कोई डेड ऑर्गेनिल है, उसको क्या करेगा, ये अपने अंदर लेके डाइजेस्ट कर देगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनिल्स। बट एक क्वेश्चन है, क्या आरबीसी के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं होते। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेशन कराता है। अगर मानो लाइसोसोम फट गया, उसका एंजाइम आरबीसी में गया और आरबीसी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर हमारे अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज है, जो ट्रांसपोर्टेशन, वो कौन कराएगा? तो इस वजह से उसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते। उसके जैसे ही डेज कंप्लीट होते, जैसे 120 डेज होते हैं किसके, आरबीसी के, तो जैसे वो उसके डेज कंप्लीट होते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है और फिर मैक्रोफेज उसे खा जाते हैं, ठीक है, उसका फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा देखो, गोल्जी बॉडी है, इससे ये निकला कौन, प्राइमरी लाइसोसोम, इससे ये निकला कौन, प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये दोनों क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। ये भी कौन है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब बेटा हम मान लेते हैं कि सेल का कोई पुराना ऑर्गेनिल है, ओल्ड ऑर्गेनिल, ये सेल का कौन है, ओल्ड ऑर्गेनिल है। अब देखो क्या होगा, लाइसोसोम के अंदर भरा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये लाइसोसोम आएगा, इस ओल्ड ऑर्गेनिल को अपने अंदर ले लेगा और बेटा अपने अंदर लेते इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो इसने देखो क्या किया, अपने ही सेल के ऑर्गेनिल को खा गया, ठीक है, उसको डाइजेस्ट कर दिया। तो हम इसे कहते हैं ऑटोफैजी। क्या कहते हैं इसे, ऑटोफैजी। तो इसने यहाँ पे क्या शो करी है, ऑटोफैजी, ठीक है। ऑटो मतलब अपना, फैजी मतलब खा गया, यानी अपनी ही ऑर्गेनिल को खा गया और उसे डाइजेस्ट कर दिया। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक और कौन है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, चलिए ऐसे देखते हैं। यहाँ पे बाहर कोई फूड प्रेजेंट है, फूड को सेल के अंदर लिया गया, किसके थ्रू, एक वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ, एक वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर ये फूड आ गया है। अब बेटा ये वेसाइकल आगे मूव कर रही है और आगे जाके ये जो हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है और ये जो वेसाइकल है, ये क्या कर जाएंगे, साथ में फ्यूज कर जाएंगे। बेसिकली ये वेसाइकल इसके अंदर चली जाएगी और बेटा जब ये साथ में मिल जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा इस सेकेंडरी लाइसोसोम का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम का। यहाँ बन चुका है सेकेंडरी लाइसोसोम। बेटा इसके अंदर जितने भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ से जितने भी मिनरल्स वगैरह या फिर जो इसको फूड वगैरह मिला है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ वेस्ट, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मेशन हो गया रेजिडुअल बॉडी का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया, रेजिडुअल बॉडी का। और बेटा इस रेजिडुअल बॉडी में जितना भी ये वेस्ट प्रेजेंट है, इसको सेल के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, यानी कि इसकी एक्सोसाइटोसिस कर दी जाएगी। तो देखो प्राइमरी लाइसोसोम जब मिला किससे, फूड वैक्यूल से, फूड वैक्यूल से, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम का। फिर डाइजेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, डाइजेशन, कौन सा एंजाइम करा रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। डाइजेशन के बाद क्या बना, रेजिडुअल बॉडी, और जो भी वेस्ट है उसको यहाँ से बाहर एक्सक्रीट कर दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया गया, एक्सक्रीट कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे क्या बनी है, रेजिडुअल बॉडी। अब एक चीज देखते हैं हम, ये खुद के ऑर्गेनेल को भी खा रहा है, सेल को साफ भी रख रहा है, तो हम इसको और क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्कैवेंजर ऑफ सेल हाउस, कीपर ऑफ सेल
ठीक है, हाउस कीपर ऑफ सेल कहते थे इसे। बेटा ये कभी कभी खुद को बर्स्ट कर लेता है, यानी कि लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, पूरे सेल को ही क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। तो ये तीन नाम हमारे पास और आगे किसके, लाइसोसोम के, तो लिख लेते हैं ऑल्सो नॉन एज स्कैवेंजर ऑफ सेल, हाउस कीपर ऑफ सेल और सुसाइडल बैग। चलो एक क्वेश्चन आ गया है, विच ऑर्गेनल हैव मैक्सिमम एंजाइम, सबसे ज्यादा एंजाइम किसके पास प्रेजेंट होंगे, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर या फिर गोल्जी बॉडी। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या जाएगा, लाइसोसोम। तो हमारे पास यहाँ पे लाइसोसोम भी कंप्लीट हो गया है, गोल्जी बॉडी भी कंप्लीट हो गई और ईआर भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास वैक्यूल। अब बेटा देखो वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, बेटा वैक्यूल होते हैं ऐसी सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, वैक्यूल क्या होता है, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब वेसाइकल भी ऐसी दिखती है, ठीक है, वेसाइकल भी ऐसी दिख रही है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि वैक्यूल ने अपना फंक्शन फिक्स कर लिया है, वैक्यूल ने क्या किया, अपना फंक्शन फिक्स कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद फिक्स फंक्शन, ठीक है, इसने अपना फंक्शन क्या कर लिया है, फिक्स कर लिया है। अब बेटा फिक्स में क्या क्या कर सकता है, ये कर सकता है स्टोरेज, ठीक है, किसी चीज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ये कर सकता है एक्सक्रीशन, और ये कर सकता है क्या, ये कर सकता है यहाँ पर सिक्रीशन, ठीक है, क्या कर सकता है, तो ये तीन काम कौन कर रहा है, वैक्यूल कर रहा है, पर बेटा इसने इन तीनों में से किसी एक को फिक्स करना है, तीनों काम ये नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल। अब बेटा देखो डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल होते हैं, हमें यहाँ पे चार देखना है। सबसे पहला हमारे पास गैस वैक्यूल, ठीक है, सबसे फर्स्ट है गैस वैक्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास सैप वैक्यूल, फिर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल, ठीक है, नेक्स्ट कौन है, फूड वैक्यूल। तो हमारे पास ये चार टाइप की क्या हो गए, वैक्यूल हो गए। अब देखो जो गैस वैक्यूल है तो मिलता है प्रोकैरियोट्स में, किसमें मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये जो हमारे पास बचे हुए हैं तीन, ये किसमें मिलेंगे, यूकैरियोटिक सेल में। और अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल को। तो चलो देखते हैं सबसे पहले सेप वैक्यूल को। बेटा सेप वैक्यूल को समझने का सबसे आसान तरीका है इसके डायग्राम को समझो। किसमें मिलने वाला है ये मिलने वाला है हमें प्लांट में। तो देखो प्लांट में सबसे बाहर वाली लेयर कौन होती है, ये है सेल वॉल, फिर उसके अंदर कौन होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर उसके अंदर कौन है, सेल मेम्ब्रेन। अब अंदर देखो यहाँ पे भरा होगा एक फ्लूइड, यहाँ पे कौन भरा होगा, एक फ्लूइड भरा होगा। सेल का फ्लूइड कौन होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है बेटा, सेल का फ्लूइड कौन है, साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक वैक्यूल प्रेजेंट है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बेटा ये जो वैक्यूल है इसकी साइज देखो कितनी बड़ी है, इसकी साइज बहुत ज्यादा है। तो अराउंड सेल का जो 90% एरिया है उसे ये कवर कर लेता है, ठीक है, सेल का 90% एरिया क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और बेटा इसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अगर देखो वैक्यूल से कोई क्वेश्चन आता है ना उसमें ज्यादातर चांसेस यही है कि इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। और बेटा इसकी मेम्ब्रेन पे बहुत सारे ये पंप प्रेजेंट, ठीक है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ये पंप प्रेजेंट है। अब ये पंप क्या करते हैं कि बाहर की साइड मानो कोई आयन वगैरह है, ठीक है, कोई आयन है, कोई मिनरल है, उसको ये क्या करेंगे, बाहर से अंदर भेजेंगे, ठीक है, बाहर से
अंदर भेजेंगे, और पहले से अंदर की साइड पे आयन और मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो देखो इन्होंने क्या किया, लो कंसंट्रेशन से आयन और मिनरल का ट्रांसपोर्ट किधर किया है, इनकी हाई कंसंट्रेशन पे, यानी कि यहाँ पर क्या करी जा रही है, एनर्जी खर्च करी जा रही है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे इनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। अब जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयंस वगैरह, मिनरल्स, वाटर वगैरह प्रेजेंट रहेगा तो ये कैसे शेप में रहेगा, टर्जिड रहेगा, ठीक है, फूला हुआ रहेगा, और सेल को भी टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है इतना? तो हमने क्या क्या देखा कि भाई यहाँ पर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वैक्यूल। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन पे क्या लगे हुए हैं, पंप लगे हुए हैं, जो बाहर साइटोप्लाज्म से आयन और मिनरल वाटर को अंदर की साइड पे पंप कर रहा है। अंदर की साइड पे आयन और मिनरल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर कम है। ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। 90% एरिया जो है सेल का वो इसने कवर कर लिया, ठीक है, इसने क्या कर लिया, 90% एरिया कवर कर लिया। और बेटा 90% एरिया अगर इसने ले लिया है तो बाकी भी तो ऑर्गेनल्स है, तो ऑर्गेनल्स किधर चले जाएंगे, साइड में चले जाएंगे। जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस था, किधर आ चुका है, साइड में। इसीलिए प्लांट सेल में न्यूक्लियस किधर रहता है, पेरीफेरी पे रहता है, साइड में रहता है। वहीं मैं बात करूँ एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, क्योंकि उसके पास वैक्यूल नहीं होता, और यहाँ पर वैक्यूल है तो ये किधर चला गया है, साइड में चला गया है। एकदम ईजी सी चीज़ है ये। तो चलो इसके बारे में लिख लेते हैं। लोकेशन में हम लिखेंगे प्लांट सेल, ठीक है, लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी, प्लांट सेल। फिर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर सेप का मतलब क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल या फिर आयन, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्लस मिनरल। और इसने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाइड 90% वॉल्यूम, ठीक है, 90% वॉल्यूम ऑफ सेल। अब बेटा 90% वॉल्यूम तो ये ले गया, तो बाकी ऑर्गेनल किधर चले गए, साइड में। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट, ठीक है, मेम्ब्रेन को क्या कह दिया है, टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है, चैनल और पंप, चैनल एंड पंप आर प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, एक्टिवली आयंस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। तो ये हमने देख लिया क्या, सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल में डायग्राम याद रखो, बाकी सारी चीजें इसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फूड वैक्यूल। अब बेटा देखो फूड वैक्यूल कैसे, ये हमारे पास एक है अमीबा, ठीक है, इसके आउटरमोस्ट कवरिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है ये फूड, ठीक है। अब यहाँ फूड प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये अमीबा जो है इसके सूडोपोडिया बनाएगा, ठीक है, सूडोपोडिया बना के इस फूड को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। अब ये फूड इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, फूड इसके अंदर आ चुका है। अब बेटा फूड अंदर आ चुका है, एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है, एक वैक्यूल में प्रेजेंट है, तो इसी को हम कह देते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते थे इसे, फूड वैक्यूल। अब बेटा फूड वैक्यूल अंदर गया, यहाँ पर लाइजोसोम प्रेजेंट होगा, लाइजोसोम आएगा, ठीक है, ये हमने बना दिया लाइजोसोम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, दोनों साथ में फ्यूज होंगे, डाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा। फिर यहाँ पर क्या बना, ये वेस्ट बना, ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया है, वेस्ट बन गया है। अब बेटे वेस्ट जो है ये वापस जाएगा, बेसिकली देखो वैसा वैक्यूल भी किसका बना है, मेम्ब्रेन का। इसकी मेम्ब्रेन इस वाली मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। फ्यूज होते ही जितना भी वेस्ट था उसको सेल के बाहर निकाल देगा। तो फूड वैक्यूल बेसिकली क्या कर रहा है, एक ऐसा वैक्यूल है जिसके अंदर फूड प्रेजेंट है। क्लियर है इतना? हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट इन अमीबा एंड मैक्रोफेज। मैक्रोफेज में भी ऐसे ही काम चलता है।
किस किस में प्रेजेंट है, अमीबा और मैक्रोफेज में। फिर बेटा नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो फूड वैक्यूल है वो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, एंडोसाइटोसिस। देखो बाहर से फूड अंदर लिया है तो प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस होगी, एंडोसाइटोसिस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फूड वैक्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोसाइटोसिस। फूड वैक्यूल प्रोड्यूस बाय एंडोसाइटोसिस। और देखो अंदर आके फूड वैक्यूल बन गया, किसके साथ फ्यूज होगा, लाइजोसोम के साथ। ठीक है, किससे फ्यूज होगा, लाइजोसोम के साथ, एंड फ्यूज विद लाइसोसोम। तो चलो ये तो कौन हो गया है, फूड वैक्यूल देख लिया हमने कि एंडोसाइटोसिस से फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, लाइसोसोम से मिल जाता है, डाइजेशन वगैरह करता है, वेस्ट को बाहर कर देता है। और यहाँ पे किस किस में प्रेजेंट है, अमीबा और मैक्रोफेज में। अब बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किन में प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एक्वेटिक एनिमल्स में। ठीक है, जैसे कि यूग्लिना और अमीबा। एक मिनट इसको हो जाने देते हैं, हम लिख लेते हैं किस में प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट। किस में प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट में। अब बेटे दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये एक सेंटर वैक्यूल और इसके साइड में ये बहुत सारी रेडियल रिंग्स या फिर रेडियल कैनाल्स। ठीक है, ये किस में हेल्प करती है, हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन में। ठीक है, किस में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में। तो बस इसमें इतना याद रखना है, जैसे कि कोई एनिमल है, इसकी बॉडी में पानी आया है, सबसे पहले पानी जाएगा इन साइड वाली कैनाल्स में, फिर ये सब के सब अपना पानी किस में डाल देगी, इस सेंट्रल में। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल में, और इस सेंट्रल वैक्यूल से पानी बाहर चला जाएगा। इस तरह से अपने अंदर जो वाटर का अमाउंट है उसे बैलेंस करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यूग्लिना और पैरामीशियम, अमीबा। तो हमारे पास यहाँ पर वैक्यूल भी कंप्लीट हो गया है। अब देखो बेटा, हमने वैक्यूल को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारे पास कौन कौन हो चुका है, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, और नेक्स्ट कौन है हमारे पास, ये वैक्यूल। तो हमने जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ईआर दो टाइप का, कौन, आरईआर और एसईआर। आरईआर ने क्या बनाया, आरईआर ने बनाया प्रोटीन, किसकी हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से। अब ये जो प्रोटीन है इमेच्योर है, वेसाइकल के अंदर जाएगा। वेसाइकल कहाँ जाएगी, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी की कौन सी फेस से जाके वो स्ट्राइक करेगी या फिर अटैच होगी, वो है सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस या फिर कॉन्वेक्स साइड। अब वहाँ पर बेटा क्या होगा, इसका मॉडिफिकेशन होगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसकी पैकेजिंग होगी, और ये सब होने के बाद वो उसकी ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज, या फिर आप कह सकते हो कॉनकेव साइड, वहाँ से वो बाहर निकलेगा किसके अंदर, एक वेसाइकल के अंदर। अब बेटा बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है कि डिफरेंट वेसाइकल निकलेगी, सबके अंदर कुछ ना कुछ एंजाइम प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन एंजाइम कैसा है, मैच्योर है। इनमें से कुछ वेसाइकल सेल के बाहर जाएंगी, कुछ वेसाइकल सेल के अंदर रह जाएंगी, और कुछ वेसाइकल ऐसी होंगी जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। तो बेटा इससे हम क्या करें, सॉर्टिंग, ये कौन वेसाइकल कहाँ जाएगी उसकी यहाँ पर सॉर्टिंग हो रही है। अब ऐसी वेसाइकल जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, लाइसोसोम। ठीक है, कैसा एंजाइम, इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इन सबका डाइजेशन कर देता है, जो सेल के पुराने ऑर्गेनेल हैं उनको भी डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको हम स्कैवेंजर ऑफ सेल या फिर हाउसकीपर या फिर सुसाइडल बैग भी बोल देते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या कर रहा है, बेसिकली डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, और उन सेल में लाइसोसोम का नंबर ज़्यादा होगा जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, लाइसोसोम किसने बनाया, गोल्जी बॉडी ने। क्लियर है इतना, तो देखो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात की वैक्यूल की। वैक्यूल क्या होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, और क्या हो गया हमारे पास, स्टोरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि वैक्यूल भी डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि हमने बात की सेप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहता है सेप वैक्यूल पे। सेप वैक्यूल किसमें प्रेजेंट है, प्लांट्स में। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। आयंस का कंसंट्रेशन इसके अंदर ज्यादा होगा या फिर साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर। ठीक है, बाहर से आयंस को एक्टिवली इसके अंदर पंप किया जा रहा है, इस सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है।
क्लियर है इतना। और 90% जो एरिया है सेल का उसको इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, इस वजह से बाकी ऑर्गन्स किधर चले गए हैं, साइड में चले गए हैं। तो यहाँ पर जो चारों ऑर्गन है एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। देखो वैक्यूल का काम कैसे हो रहा है कि ये लाइसोसोम था, ये वैक्यूल था, साथ में काम कर रहा है। लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से बना, साथ में, फिर गोल्जी बॉडी पे वेसाइकल में प्रोटीन कहाँ से लेके आ रही थी, ईआर से, तो ये भी क्या हो गए साथ में। तो सबके सब एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं। अगर कोई एक भी वैक्यूल या फिर सॉरी कोई एक भी ऑर्गेनल काम करना बंद कर दे तो इन चारों के क्या होगा, फंक्शन पे कुछ ना कुछ असर पड़ जाएगा। क्लियर है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, और हमने हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।